मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समझें कि एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री होता क्या है, और मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हिस्ट्री को समझें। यदि 6th 7th में जब हिस्ट्री पहली बार हम लोग पढ़ते हैं मिडिल स्कूल में, तो गुरुजी बताते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इति मतलब बीती, हास मने कहानी। लेकिन ग्रेजुएशन पास करने के बाद इति और बीती वाला काम नहीं चलेगा। जब भी इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका साइंटिफिक बेसिस होता है, एक आधार होता है। नहीं तो हर एक यानी बीती हुई बातों को हम लोग इतिहास समझ सकते हैं। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी है, गोदान गबन, है ना, किसानों का कौन कौन सा किताब उन्होंने लिखा है, ठाकुरों का कुआं, है ना, कई किताबें लिखी है। तो क्या जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी है तो क्या सब इतिहास है? क्यों? क्योंकि बीती हुई बातों क्या ही उन्होंने बताया है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है। तो साइंटिफिक बेसिस कैसे बनेगा? कुछ हमें एविडेंस चाहिए। तो किस प्रकार का एविडेंस? तो दो प्रकार के एविडेंस। एक आपका लिटरेचर होना चाहिए, जैसे कि प्रेमचंद की कहानी से कुछ आधार मिल जाएगा, लेकिन उसी कहानी के आधार पर यदि कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंट मिलता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और इन दोनों का यदि हम लोग विश्लेषण करते हैं तो फिर हम लोग सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। यह अब किस इतिहास की हम बात कर रहे हैं? जो एंशिएंट पीरियड की बातें हैं, आज से जो 100 साल से पुरानी बातें हैं। तो 100 साल की पुरानी बातें तो हम लोग वो तो देखे नहीं हैं, सुने होंगे। एक पीढ़ी दादाजी वाला पीढ़ी देखे होंगे, वहां तक तो बात कर सकते हैं कि नहीं दादाजी देखे हैं तो बात सही हो सकता है। लेकिन हमारे परदादा देखे हैं और वो कहानी चली आ रही है तो उस पर थोड़ा शक लगेगा कि अब पता नहीं। अब जैसे गांधी जी के बारे में सवाल उठाया जाए, गांधी जी को हमने देखा नहीं, गांधी जी थे कि नहीं, तो ये आधार बनेगा कि नहीं हमने नहीं देखा है तो हमारे दादाजी देखे होंगे। तो यहाँ तक की बात तो बनती है। लेकिन 500 बरस, 1000 बरस पुरानी कहानी है, तो उसके लिए तो हमें कुछ एविडेंस तो चाहिए। तो उस 500 1000 वर्ष उससे पहले की जब इतिहास हम पढ़ते हैं, इसको समझने के लिए आर्कोलॉजिकल के साथ साथ हमें क्या चाहिए? लिटरेचर, दोनों चाहिए। लेकिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दोष ये रहा है कि भारत के इतिहास को ज्यादातर जो दरबारी इतिहास के द्वारा लिखा गया। दरबारी इतिहास समझते हैं? राजा के दरबार में कुछ लोग होते थे, वो अपने अनुसार बातें लिखते थे। अब जैसे मिडाइवल पीरियड में एक साहित्यकार हुए या तो लेखक हुए जिनका नाम था चंद्र बदई, नाम सुना है? वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, पृथ्वीराज रासो। अब उन्होंने लिखा कि देखो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई ना, गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे और माउंट आबू पे यज्ञ कर रहे थे। माउंट आबू कहां है? अभी काफी चर्चा में रहा था, अरावली पहाड़ी। पूछ देगा आपका, करंट अफेयर्स में रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका डेफिनेशन तय किया था 100 मीटर वाला। तो माउंट आबू पर वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते उसमें से 4 राजपूत पैदा हुए उस यज्ञ कुंड में से। गुर्जर पतिहार और कौन? इसके बाद फिर आपका आ जाएगा सोलंकी वंश वाला जो चालुक्य गुजरात वाला है, परमार हो गया, और एगो कौन? चौहान। 4 गो हो गया। ये 4 जो कहां से निकले? अग्निकुंड से। अब एक कोई थोड़ा दिमाग वाला आदमी रहेगा, बोलेगा कि यज्ञ कुंड से कैसे निकलेगा 4 गो राजपूत? नेचुरल प्रक्रिया क्या होता है पैदा होने का? तो मतलब क्या हुआ कि बड़ाई किया उन्होंने, मतलब पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताना था, चौहान वंश के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी कि एक इंटरेस्टिंग भी हो, और उन्होंने कहा यज्ञ कुंड से निकला। तो लेकिन कई इतिहासकारों ने फिर इसके आधार पर भी इतिहास को प्रमाणित करने का प्रयास किया
किसका ये कहने का मतलब नहीं था कि अग्निकुंड से 4 राजपूत पैदा हुए। इनका कहने का मतलब ये था कि भारत में जो राजपूतों का जो इतिहास है ये बड़ा संदेहास्पद है। क्यों संदेहास्पद है कि एक जगह पे महाभारत में मिलती है कि परशुराम ने क्षत्रियों का कितने बार विनाश किया, पृथ्वी शून्य किया, 17 बार, 17 था कि 21 बार, 21 टाइम। जब पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य हो गया, क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुआ? तो एक ये वाला कहानी आएगा कि नहीं, चंद्रबदई के द्वारा जो लिखा गया हो सकता है कि ऐसे। लेकिन फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम लोग जाएं तो वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान किसको प्राप्त है क्रम से? तो क्षत्रियों का। क्षत्रियों का काम क्या है? राज्य की रक्षा करना, राज्य को चलाना। अब इस आधार पर यदि हम कहते हैं कि क्षत्रिय का काम है युद्ध लड़ना, राज्य चलाना, तो हमारे यहाँ तो कई इन्वेडर आते रहे समय समय पर, कुछ यहाँ के भी थे, कुछ बाहर से आए और सब आके भारत में ही बस गए और उन्होंने शासन भी किया। जैसे हून हो गया गुप्त काल के बाद, इसके अलावा समय समय पर और भी लोग आते रहे, सब भारत में ही बस गए। और जो राजा थे वो अपने आप को शूद्र तो नहीं कहलाएगा, या तो फिर ब्राह्मण में जाएंगे या क्षत्रिय में जाएंगे। तो ये कहने का प्रयास किया गया, कर्नल टाड और कई हिस्टोरियन ने माना कि चंद्रबदई का ये कहना नहीं था कि अग्निकुंड से ये पैदा हुए, बल्कि ये एक सिंबॉलिक था कि रक्त शुद्धिकरण किया गया इसका। रक्त शुद्धिकरण का मतलब क्या कि यज्ञ हवन कुंड से जैसे कोई भी चीज का जैसे पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ जो क्षत्रिय वर्ण हुए, क्षत्रिय वर्ण में कई वर्ण थे, कुछ देशी थे, कुछ विदेशी थे, सब मिलाकर के क्या कर दिया गया? रक्त शुद्धिकरण हो गया। उसी में से 4 जो राजपूतों निकले, उसमें से किन को कहा गया? चौहान हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गए। अब उस पर भी कई आलोचना है। अब इतनी बातें हैं, कुछ पक्ष वाले हैं, क्यों ये पैदा हुआ? क्योंकि एविडेंस का अभाव के कारण, एविडेंस की कमी के कारण, क्योंकि उसमें ऐसी बात लिख दी गई जिस पर इंटरप्रिटेशन आज तक भी होता है कि आखिर उनका कहने का सेंस क्या था। तो इंटरप्रिटेशन जहां बार बार हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एविडेंस का क्या है? कमी है। और यदि एविडेंस होता और दोनों साक्ष्य होते, हमारे पास साइंटिफिक भी होता, लिटरेचर वाला भी होता, तो इतना इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता। और इतना इंटरप्रिटेशन नहीं होता तो लगभग सत्य के करीब, हम तथ्य के करीब पहुंच सकते थे। तो इतिहास में जो एंसेंट की बातें हैं या तो अर्ली मिडाइवल की बातें हैं, वो ज्यादातर हम लोग किस बेसिस पर लिखते हैं? आर्कोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ लिटरेचर। और वो पूरा सत्य नहीं है। अब ये दोनों हम थोड़ा सा कहानी जो बताए, इसमें आप लोगों को भी इंटरप्रिटेशन का मौका मिलना चाहिए कि रियलिटी क्या है। आपके अनुसार चंद्रबदई वाला सही है, कर्नल टाड का सही है कि कोई और दूसरा इंटरप्रिटेशन? आप अपने तरीके से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। यही आपको स्वतंत्रता देती है एविडेंट के आधार पर। जैसे एक और कहानी बताते हैं। कुछ घोड़े का साक्ष्य मिला और बताया गया कि ये समुद्रगुप्त के समय का है। अब उस घोड़े के आधार पर कुछ हिस्टोरियन ने इंटरप्रेट किया कि ये अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुछ लोग मानते थे कि नहीं, ये समुद्रगुप्त क्योंकि ये बहुत बड़े साम्राज्य निर्माता थे, एम्परेयर थे, इन्होंने नॉर्थ से लेकर के साउथ को जीता, उसमें घोड़े का क्या था? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। आप दोनों तरीके से करें, क्योंकि आपके पास एविडेंस है। क्या सिक्का कॉइन मिला था, उस पर किस चीज का निशानी है? घोड़े का। तो अपने अनुसार करिए। तो सत्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ, आपका इंटरप्रिटेशन जो भी होगा, लेकिन सत्य के करीब जरूर होगा। ये चीज इतिहास बताती है। तो इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमागत अध्ययन, बीती हुई घटनाओं का क्रमागत अध्ययन, जिसे कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिखी जाती है, जिसमें मुख्यतः किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है? पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिटरेचर। यही बात हमने यहां पे लिखा है। ये हेरोडोटस साहब है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अब दोनों में से हिंदी और अंग्रेजी वाले इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। व्हाट इज हिस्ट्री? क्या लिखा है? हिस्ट्री इज ए क्रॉनिकल
डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट, बीती हुई घटनाओं का क्रमागत विवरण है, अंडर विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इवेंट्स इज रिटन ऑन द साइंटिफिक बेसिस। हिंदी में बोल देते हैं, इतिहास बीती हुई घटनाओं का, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमागत विवरण है। इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमागत विवरण है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, बीती हुई घटनाओं का क्रमागत अध्ययन है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन। किस बेसिस पर? साइंटिफिक बेसिस पर। चलिए, ये तो हो गया आपका परिभाषा। किसका परिभाषा? तो कौन सा हिस्ट्री का? मॉडर्न वाला तो हम तो आंखों आंखों ही देख सकते हैं ना, दादाजी से पूछ लेंगे कि आए थे अंग्रेज, तो अंग्रेज वाला तो दादाजी देखे होंगे, तो उसमें एविडेंस की क्या जरूरत है? तो एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो पुरानी इतिहास की घटनाएं हैं, उसका क्या परिभाषा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब उसमें से एक और फैक्ट लिख लीजिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होंगे? देखो, ये एकदम साधु संत के तरह लगते हैं। विद्वान आदमी दाढ़ी मूछ दोनों बढ़ा के रखते हैं। उनको लगता है कि जो नेचर ने हमें दिया है, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दाढ़ी जितना बढ़े, बढ़ते जाने दो। हेरोडोटस कहाँ के थे? हेरोडोटस, हाँ, ग्रीक के थे, यूनानियन थे। अच्छा, इसमें से के गो अंग्रेजी वाले हैं? थोड़ा हथवा उठाइए तो। चलिए, बहुत कम है। हो गया। अब देखो, इतिहास वाला तो पता चल गया कि इतिहास किसे कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इतिहास बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास है, सिंपल बात यह है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, यानी आधुनिक इतिहास क्या है? सबसे पहले आधुनिकता तो समझना पड़ेगा। यदि हम आप लोगों में से पूछे कि क्या आप लोग आधुनिक हो, तो कई लोग बोलेंगे सर हाँ आधुनिक तो हैं, लेकिन फिर कैसे बोलें कि आधुनिक कैसे हैं? तो फिर दोबारा इधर से काउंटर हो कि आप लोग आधुनिक कैसे हो, तो कैसे बताइएगा? कुछ लोग मानते हैं आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं ड्रेस, खान पान, ज्यादातर यही लोग सोचते हैं। कॉस्मेटिक, क्रीम और बाल उल थोड़ा स्टाइलिश बना लिया तो ये हो गया मॉडर्न। ये कौन लोग मानते हैं? ईरान वाले लोग मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं। वो लोग कहते कि रेजा पहलवी शाह आए थे ना, तो लड़कियों को जीन्स पहनने का आदेश दे दिया था, वहां की लड़कियां मॉडर्न हो गई थी। अब ईरान देखो किस तरह से दबदबाया हुआ है अमेरिका को। कल अमेरिका, एक जॉनी लीवर का सिनेमा था, वो बोलता था कि यार मैंने तो सोचा था हाथी निकला चींटी, नहीं को इसमें खट्टा मीठा में है। उन्हें रोड रोलर ठीक करने के लिए जाता था। तो ईरान ने सोचा कि यार हम तो सोचे थे अमेरिका हाथी है, लेकिन निकला चींटी। अभी तो सब नाटो कंट्री से बोल रहा है कि यार हमको मदद करो, यहाँ चाइना को भी बोल रहा है कि हमको मदद करो, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद कर दिया है।
तो कई लोग मानते हैं कि रेजा शाह जो पहलवी थे वहाँ उन्होंने रिफॉर्म्स किया था और लड़कियों को आधुनिक बना दिया था। तो आधुनिक का मतलब क्या कि लड़कियां सड़कों पे घूम सकती थी, ड्रेसेस एकदम आधुनिक ड्रेस पहन सकती थीं। लेकिन जब से खमैनी जी की जो सरकार आई, अर्थात जो ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे लड़कियों को फिर से हिजाब दे दिया गया। इस बात से लोग दुखी हुए। लेकिन सरकारी डेटा ये बताता है कि लड़कियां वहाँ जितने भी, उसका देखो मिसाइल कितना खतरनाक मिसाइल सब है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, उसमें हाइपरसोनिक। अभी तो कल ही एक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, सेजल, बोलते हैं डांसिंग मिसाइल, ऐसे रडार में आता ही नहीं है ऐसे। सब दुनिया आश्चर्य हो गया है कि यार ये बुरके की बात करने वाले लोग इतना खतरनाक मिसाइल सब कैसे बना लिया है। अमेरिका जैसे आधुनिक देशों को एकदम नाको दम करके रख दिया है। तो आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि कपड़ा लेगा, आधुनिकता का मतलब होता है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। आपका पहनावा ओढ़ावा खान पान कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और उसके साथ साथ क्या, जो आधुनिक जो मूल्य है, मूल्य मतलब वैल्यू, उसमें क्या क्या आ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता। एक चीज में कह सकते हो ईरान थोड़ा कट्टर है, धर्मनिरपेक्षता। और क्या, तो रेनेशा। रेनेशा, रेनेशा मतलब कि जो दक्यानुकुशी जो विचारधारा था, जो हजारों साल से बातें चली आ रही थी, वो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, बल्कि खोलना है, आंख को खोलना है। रेनेशा मतलब फिर से जागना। कई जो है उसमें चीजें आएगा जो हमने यहां पे बताया है कि मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, आधुनिकता होती क्या है। इसमें बताया गया है कि मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। एक क्या है, प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया, सामाजिक बदलाव की। और ये किस आधार पर होगा सामाजिक बदलाव, एंड लॉजिक करो और साइंटिफिक टेम्परामेंट लाओ, और इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे राइज ऑफ द नेशन, जहां नेशन का कॉन्सेप्ट होगा वो कैसा होगा, आधुनिक विचार है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये मर्केंटाइल एंड कैपिटलिज्म सिस्टम, यानी कि जो है वाणिज्यवाद और पूंजीवादी व्यवस्था। डेमोक्रेसी, रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, सेकुलरिज्म, मास लिटरेसी, फलना डिमका डिमका। तुम लोग लिखो, आधुनिकता किसे कहेंगे, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन। देखिए आधुनिकता आधुनिकता एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है। आधुनिकता एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सोच और तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक सोच और तर्क के आधार पर होती है। एग्जाम्पल यहां पे लिख दिए। अब कोई पूछे आपका कि आधुनिक आप हो, बिल्कुल बोलिएगा हाँ बिल्कुल है, क्या कि सब चीज में आपको बिलीफ है, ये चीज आप में है तो हो गए आधुनिक। राज्यों का उदय, ऊपर वाला तो लिखा दिए हैं, राज्यों का उदय, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल औद्योगिकीकरण। ये वाणिज्य एवं पूंजीवादी व्यवस्था, वाणिज्यवाद एवं पूंजीवादी व्यवस्था। ये लोकतंत्र, ये हो गया आपका तार्किक सोच, ये हो गया वैज्ञानिक सोच। उधर हो गया धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म एवं मास लिटरेसी, यानी खूब पढ़ा लिखा लोग हो।
साक्षर और बड़े लेवल पर साक्षर, और सबसे बड़ा का चीज है यहां पे फ्रीडम, स्वतंत्रता। चलिए, आपको इतिहास भी पता चल गया, इसके पितामह कौन थे ये भी पता चल गया, आधुनिक इतिहास से पहले आधुनिक चीज क्या है, आधुनिकता क्या है वो भी पता चल गया। ये क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन का प्रक्रिया है जो किस पर आधारित है, साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक के आधार। कुछ भी चीजों लेकिन उसमें संशय जरूर पैदा करो। महावीर स्वामी का एक दर्शन है, वह है अनेकांतवाद, उसको स्यातवाद भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि हर चीज के ऊपर जो साधारण आदमी है एक ही तरीके से सोच पाता है, लेकिन जो अरहत है, अरहंत, वह उसको 7 प्रकार से सोचते हैं, है नहीं है या नहीं है, इस तरह करके प्रक्रिया करके 7 तरीके से सोचता है। और इतना जब गहराई से सोचेगा तो फिर वो लॉजिक के चरम पे पहुंच जाएगा और फिर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ज्ञान, वही हो जाएगा जिन। और जिन माने जैनिज्म में जिन का एक बहुत बड़ा वहां पे जो विद्वान एकदम व्यक्ति होता है, एकदम लॉजिक के चरम पे जो होता है, उसको जिन कहा जाता है, अरहत कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यही सब चीज पढ़ना है। नेशन कैसे बना, मध्यकाल में क्या कैसा कैसा राज्य था, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा राज्य था। अब उस टुकड़े टुकड़े राज्य को जाने अनजाने में क्या किया गया, बड़ा कर दिया गया। तो बड़ा कर दिया गया, अब जो कि एक फ्यूडल स्टेट था, अब कैसा स्टेट बन गया, एक बड़ा नेशन बन गया, राष्ट्र बन गया। फिर उसमें राष्ट्रीय राज्य पढ़ेंगे, और उसमें जो राज्य को बनाने में जो चुनौतियां आई, क्या क्या चुनौतियां थी। अब देखो, जो कि कृषि पर आधारित जो व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे कहां पे परिवर्तन करके जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, मर्केंटाइल सिस्टम, कैपिटल सिस्टम, ये भी पढ़ेंगे। उसी का परिणाम होगा कि ब्रिटिश कई यूरोपीय कंपनी भारत आएगा ना। इसके बाद देखो आएगा तो फिर लोगों में एक थॉट प्रोसेस पैदा होगा कि नहीं भाई, यूरोप में कैसा व्यवस्था है। तो 1668 में ही वहां पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी। कहां, ब्रिटेन में। तो देखा देखी हमारा इतिहास, हम भी इतिहास को टटोलते हैं तो पता चलता है कि आज से 1000-2000 बरस पहले दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी कहां था, हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ कहने का सेंस लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी में था। तो फिर हमारा डेमोक्रेसी समाप्त कैसे हुआ, क्योंकि 16 महाजन पद में मात्र 2 ही महाजन पद थे जहां की डेमोक्रेसी थी। वो कैसा डेमोक्रेसी, वो रिपब्लिक वाला डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर, लोकतंत्र और रिपब्लिक माने क्या, गणतंत्र, दोनों में क्या अंतर। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए अपने प्रतिनिधि। अब्राहम लिंकन ने इस बात को कहा है, जनता अपने लिए खुद प्रतिनिधि चुनते हैं अपने पे शासन करने के लिए। लेकिन गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र होता है कि हेड ऑफ स्टेट, जो राज्य का जो प्रमुख हो, वो अनुवांशिक ना हो, हेरिडेटरी सिस्टम पर आधारित वो नहीं हो, बल्कि उसका भी क्या होगा, चुनाव होगा। तो उदाहरण के लिए यूएस के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जैसे ट्रंप साहब, कैसे चुने गए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट, तो हम लोग क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। भारत क्या है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। यूएस क्या है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। लेकिन यदि लोकतंत्र वाला देश का उदाहरण देखें तो ब्रिटेन, ब्रिटेन में
जनता के द्वारा, जनता का सरकार, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट तो चुना जाता है, लेकिन उसका हेड ऑफ स्टेट कौन है? आज भी कौन है? महाराजा या महारानी? नहीं, महारानी तो आनुवांशिक है। तो वहां पे क्या है? डेमोक्रेसी है। जबकि यूएस और इंडिया में क्या है? रिपब्लिक है। कोरिया में क्या है? रिपब्लिक है। अब कई जगह होता है कि जहां डेमोक्रेसी, जहां रिपब्लिक तो है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, यानी हेड ऑफ स्टेट का चुनाव तो होता है, वहां हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे चाइना, चाइना के राष्ट्रपति चुनाव तो उसका होता है, आनुवांशिक नहीं है, लेकिन क्या फिर जनता के द्वारा चुने जाते हैं क्या? तो चाइना वाला कैसा हो गया? वहां रिपब्लिक तो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन वहां डेमोक्रेसी। समझ में आया? चलो, ये सब आधुनिक चीजें हैं। अब इसी में से हम लोग फिर पढ़ेंगे कि भाई तो ठीक है, आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे? तो लिखो चैप्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी वाले लिखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला लिखिएगा, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। हिंदी वाले, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरा लिखिएगा, भारत में ब्रिटिश का विस्तार, ब्रिटिशर्स का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। या तो ब्रिटिशर्स के जगह पे ब्रिटिश कंपनी भी कर सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी का भारत में विस्तार। तीसरा लिखिएगा, भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। चौथा और महत्वपूर्ण लिखिए, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी। पांचवा लिखिए, रीजनल रिवोल्ट, यानी क्षेत्रीय विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह। छठा, 1857 की क्रांति, सातवां, कांग्रेस की स्थापना 1885, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इन 1885। आठवां लिखिएगा, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। कब से कब तक? 1885 से आजादी तक। इसमें 3 फेज होगा। पहला फेज होगा लिबरल, दूसरा फेज होगा रेवोल्यूशनरी, और तीसरा फेज होगा गांधीज्म, गांधीज्म प्लस रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो पहले इतना ही लिख लीजिए, वो जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से करेंगे इसको। नवा लिखिएगा, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पाश्चात्य शिक्षा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा।
यानी पश्चिमी शिक्षा उसको कह सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षा भी उसको कह सकते हैं। 10वां लिखिएगा, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। और लास्ट 11वां, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। 11 को टॉपिक पढ़ना है और प्रत्येक टॉपिक से मोटा मोटी 2-2 क्वेश्चन की अपेक्षा कर सकते हैं। 11 दूनी 22, यानी प्रत्येक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना है आपको। सब देखिए एकदम मैप उप सब लगा दिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें कितना टॉपिक हमने लिखाया है? 11। 11 में से रीजनल रिवोल्ट किस जगह लिखे हैं? क्षेत्रीय विद्रोह 5वां टॉपिक है। वहां पे थोड़ा आप लोग एरो मारिए, आपको बताते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट में, जो 11 टॉपिक है इसको 2 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो रीजनल रिवोल्ट से पहले का जितना भी आपका हिस्ट्री है वह आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट यानी देसी राजवाड़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी राजवाड़े। देसी राजवाड़े समझते हैं? मुगल जब शासन में थे और औरंगजेब जब तक जीवित थे तब तक मुगलों का गोलकुंडा से लेकर के एकदम दक्षिण भारत में बीजापुर तक देखिए प्रभाव बढ़ गया था। यानी कि लगभग एक बड़े भूभाग पर मुगलों का क्या था? कब्जा था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज और औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो कब मृत्यु हुई औरंगजेब की? 1760। मुगल धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया? कमजोर। और जितना भी उसके जो बड़े बड़े जागीरदार हुए करते थे, जैसे अकबर के समय में जागीरदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, फिर बाद में उसको जमींदार भी कहा गया, और जिसके पास रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता था, एक तरीके से उसको फ्यूडल कह सकते, सामंत। और इसने धीरे धीरे एक बड़े केंद्रीकृत शासक की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। और जो एक केंद्रीकृत शासन होता था और उसके जगह पे छोटे छोटे हजारों राजवाड़े उभर करके सामने आए। बोले हजारों, यानी कि इंडिया में 1000 से ज्यादा राजवाड़ा था, राजा था। बोलेंगे कि ये क्या बकलोली कर रहे हैं सर, इतना कैसे? जब देश आजाद हो गया ना, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उस समय भी 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट था, देसी राजवाड़े था।
जिसको यूनियन ऑफ जो अब इंडिया जो था, भारतीय संघ, उसमें 560 से अधिक रियासत को क्या किया गया, जोड़ा गया। किनके द्वारा? गृह मंत्री कौन थे उसमें? वल्लभ भाई पटेल ने बड़े मुश्किल से इसको जोड़ा था। उनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ में वो लाठी रखते थे और एक हाथ में वो चना खाते थे। और चना खाने का मतलब ये हुआ, कई लोग मानते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि देसी राजवाड़े को कहते थे कि देखो हमने तो इतने 200 वर्षों से ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी यहाँ के लोगों के द्वारा, इसलिए आप लोग भी नए आधुनिक व्यवस्था में भारतीय संघ को, भारतीय राज्य को स्वीकार करो और ये चना खाओ। यानी मर्जी से आप भारतीय संघ में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ, नहीं तो लाठी है, लाठी खाओ। तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इस भय से कि यदि नहीं शामिल होते हैं तो जनता हमारे अगेंस्ट में क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। तो और भुंजा खाने का मतलब है कि भुंजा तो फ्री में मिलेगा नहीं, पैसा देना पड़ेगा। बोला कि भुंजा खाने के लिए आपको पैसा देंगे। तो पैसा का मतलब कहाँ, तो पैसा कहाँ रखा जाता था उसमें? आजकल तो रखता है बैंक में, उसमें बटुआ होता था। बटुआ समझते हैं? पुराने लोग यहाँ पे डडोरी बच्चा में बांध देता था, यहाँ पे झोला जैसा बना के छोटा वाला रखा जाता था। तो धीरे धीरे आधुनिकता आई तो फिर चमड़ा का जो है पर्स आना स्टार्ट हुआ, लेदर वाला ये, ठीक है। तो ये पर्स कहाँ से मिलेगा? तो प्रिवी काउंसिल से। तो प्रिवी काउंसिल तो समाप्त हो गया था, तो लेकिन नाम जो है पुराने से जो चल रहा था ना, तो इसलिए नाम वही रह गया, तो उसको क्या कहा गया, प्रिवी पर्स। यदि देसी राजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो जाएगा तो क्या देंगे उसको, बटुआ देंगे। बटुआ में पैसा रहेगा, यानी प्रिवी पर्स देंगे। इस लोभ से शामिल हो गया कि चलो कम से कम जनता विद्रोह कर देगा अच्छा से, तो कम से कम पैसा तो मिलेगा, इस वजह से शामिल हो गए। लेकिन 3 गो राजवाड़ा था, वो बदमाश था। आप लोग को पता होगा, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर वाला। उसमें 2 को तो लाठी से मिला लिया गया, हैदराबाद और जूनागढ़ वाला, लेकिन तनी सन टेढ़ निकल गया। टेढ़ा नहीं था, वो भी मान सकता था, लेकिन थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया कि प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी, उनका घर कहाँ था, कश्मीर ही था, कश्मीरी पंडित थे। उनको लगा कि अरे ये इनके यहाँ का है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है। बोला कि ये अपने कर लेंगे। तो वहाँ जी सरदार जी पटेल जो थे उतना इंटरेस्ट नहीं लिए, लेकिन वहाँ हो गया गड़बड़। हरी सिंह वाला मामला आप लोग को सबको पता है, वो क्लास करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब एक इशारा किया कि इतना राजवाड़ा कब तक था, जब देश आज़ाद हो गया। और जब देश आज़ाद नहीं रहा होगा तो उसमें 1000 तो राजवाड़ा जरूर रहा होगा। छोटे छोटे राजवाड़े को ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पराजित करना क्या था, आसान था। मतलब नहीं बोलता, बुतरू में कहा जाता था कि अरे एकता में बल है, एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन एक साथ 5 लकड़ी लेके करोगे तो टूट नहीं सकता। तो देसी राजवाड़े में दोष क्या था, फ्यूडल स्टेट का दोष ये था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट आपस में एकता बना के नहीं रखते थे। एक प्रिंसली स्टेट दूसरे प्रिंसली स्टेट से क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे। इसलिए फूट डालो राज करो की नीति वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनाया, और छोटका छोटका जो भी प्रिंसली स्टेट था उसको पराजित करता चला गया, और फिर एक बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और फिर देखो वहीं पे राइज ऑफ नेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन में। अब एक छोटका छोटका राज्य से क्या होगा, बड़ा राज्य बनेगा। तो भारत को वो नेशन स्टेट ब्रिटिश बनाना नहीं चाहते थे, वो अनजाने में उसका स्वार्थ पूर्ति के लिए बनता चला गया, ठीक है। तो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर के पहला चैप्टर जो है आपका, से लेकर के 5वां चैप्टर तक जो पूरा कहानी है, किसका कहानी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट का। यह चाहता था कि हमारा राज्य बना रहे, हमारी स्वायत्ता बनी रहे, लेकिन ये क्या चाहते थे
कि इसको अपने अंडर कंट्रोल करें। और इसके बीच में जो फाइटिंग होगा तो ये होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट के बीच में फाइटिंग, और ये लगभग 100 साल से ज्यादा चलता रहेगा, 150 साल। प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही संघर्ष चलता रहा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसे लड़ेगा? बंगाल के नवाब से, प्रिंसली स्टेट, लेकिन वो बड़ा वाला है। इतिहास में देखो छोटका छोटका का मुराद नहीं रहता है, इतिहास में हमेशा हीरोज का इतिहास लिखा जाता है, बड़ा बड़ा लोगों का। तो बंगाल का लड़ाई हुआ किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां से बढ़ेगा तो कहां चला जाएगा? मैसूर। वहां से कहां? तो हैदराबाद। हैदराबाद से कहां? मराठा। मराठा से कहां? सिंध। सिंध से कहां? पंजाब। बड़े बड़े, ठीक है। तो ये बड़े बड़े राजवाड़े को पराजित करते गए और ब्रिटिश अपने अंडर लेते चले गए। नहीं, यही सब कहानी है। लेकिन दूसरा जो फेज होगा ये कब से चलेगा? तो ये चलेगा आपका 1608 से लेकर 1840 को, या 1850 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी एज यही है, ये दोनों लड़ेगा। और दूसरा जो फेज होगा वह होगा दूसरा फेज किसका होगा? ब्रिटिश एम्पायर। जब पूरा ब्रिटिश एम्पायर बन जाएगा तो ये कंपनी के पास ये पावर नहीं रहेगा, क्योंकि ये घटना हो गई थी इस बीच में, वो था 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन में। और ब्रिटिश क्राउन पूरा जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया था वो किसके हाथों में आ गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब ब्रिटिश क्राउन के नजर से जो उसके प्रतिनिधि होते थे भारत में, कौन होते थे? वायसराय होते थे, और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे। तो इसका शासन व्यवस्था भारत में होता है। और ये फिर जिस तरह से ये शोषण करते थे, ये भी उसी प्रकार से शोषण करते थे। और जिसके विरुद्ध में अब राजा तो नहीं होगा, क्योंकि सारे राजा को क्या कर लिया गया है? ब्रिटिश एम्पायर में अपने अंडर कर लिया गया है। अब सीधा इस पर प्रभाव किसके पर पड़ेगा? इंडियन लोगों के ऊपर। और धीरे धीरे अब क्या होगा? अब जनता सरकार के विरुद्ध में आके खड़ा हो जाएगा। और जब जनता सरकार के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है तो फिर क्या होती है? क्रांति। और क्रांति जो होता है वो बदलाव का प्रतीक होता है। इसलिए जब देखो कितना बंगाल में प्लासी का बैटल हुआ, बक्सर का बैटल हुआ, उसको क्या कहा गया? बैटल। उसको क्रांति कहा गया। मैसूर का क्रांति पढ़े हैं? हैदराबाद का क्रांति रेवोल्यूशन पढ़े हैं? नहीं। क्योंकि ये जो समाज जो बदलाव होता है, रेवोल्यूशन, वह एक मास बदलाव होता है। अब देखो बोले जनता क्यों आता है सामने? अब बताओ, राजा जहां राजा है तो वहां क्या होगा? प्रजा है। राजा प्रजा को कितना राइट देगा? लिमिटेड राइट। खाओ पियो, कुछ बोलो मत। जो राजशाही व्यवस्था में क्या होता है? खाना है, पीना है, पहनो, लेकिन कुछ बोलो मत। यदि ज्यादा कुछ बोलोगे राजा के अगेंस्ट में तो फिर क्या हो जाएगा? आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां प्रजा है। प्रजा राजा प्रजा का, राजा जा रहे हैं तो जी हजूर, जी हजूर, हजूरी वाला काम करेगा यहाँ। और ये जो प्रिंसली स्टेट वाला जो व्यवस्था है, यहाँ राजा लड़ रहे हैं, प्रजा के पास उतना नॉलेज नहीं है। राजा लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, प्रजा को क्या मतलब है? प्रजा के पास उतना ध्यान नहीं है, दिमाग नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उसको हमेशा पंगु बना के रखा गया। और इसी चीज के लिए जब बोलता है कि जब शोषण हद से गुजर जाता है, नाक से ऊपर जब पानी हो जाता है, तो फिर जनता भी निकलेंगे।
अभी तक जो डिप्लोमेसी चल रही थी, मोदी जी का, ट्रंप साहब का, नेतन्याहू का और ट्रंप जी का चल रहा था। अब लड़ाई लड़ा कौन, और गैस लेकर निकल गया कौन रास्ते पर? जनता। और बड़े लोगों की बड़ी बातें, लेकिन जब हद से ज्यादा गुजर जाएगा तो गैस लेकर माथा पर नहीं निकलेगा। पूरा डिप्लोमेसी चेंज हो गई। मोदी जी अब वहां जो मरे खमैनी साहब एक ट्वीट नहीं किए थे, क्यों मरे नहीं मरे। जब जनता गैस लेकर निकल गए तो फिर वहां के जो राष्ट्रपति है पेजेस्कियान, उससे बातचीत करना पड़ा कि साहब हमारे यहाँ तो गैस की खपत, मतलब देख रहे हैं ना किस तरह से जो हमारी सरकार चेंज हो जाएगी। बोले तो क्या करें? बोले कि 2 जहाजवा भेजते हैं पनिया वाला। कौन कौन? एगो शिवालिक और एगो नंदा देवी। याद कर लेना, पीटी में पूछा जाएगा कौन को 2 जहाज से आए एलपीजी आ रहा है? एगो शिवालिक और एगो नंदा देवी। हाँ, शिवालिक पहुंच गई है कल, आज नंदा देवी पहुंचने वाली है। तो बड़े लोगों की बात जब जनता पीसेगी तो जनता क्या आएगी? सड़कों पे। और इसी को कहा गया स्वतंत्रता संग्राम। अभी यहां तक क्या है? गुलामी में है। अब यहां गुलामी से धीरे धीरे बाहर आना चाह रही है जनता, क्योंकि ये इंपैक्ट अब पड़ रहा है किसके ऊपर? जनता के ऊपर। और जनता के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो सड़कों पे आएगा। अब सड़कों पे आएगा तो फिर सरकार के विरुद्ध में लाठी डंडा सब लेके खड़ा होगा, यहां तक कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी को क्या कहा गया? स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा था स्वतंत्रता संग्राम? बीडी सावरकर। पहला वही थे जिन्होंने भारत के 1857 की क्रांति को क्या कहा गया था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि उसमें पूरे लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग जागरूक थे तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता का एहसास दिखता है। ठीक है, अब उसके बाद से फिर जो है हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। तो ज्यादातर कहां से प्रश्न होगा? यहां से प्रश्न होगा। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग कोताही नहीं करेंगे। उस कोताही में से पहला जो चैप्टर होगा, लिख दीजिए, हेडिंग बनाइए। पहला क्या लिखा है आपने? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? चलो, चैप्टर लिख दिए हैं ना? पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला चैप्टर क्या है? लिखाए हैं। अराइवल के साथ भी लिख सकते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए कहानी। जो यूरोपीय कंपनी जो है, ये वाला मैप देखिए, साफ साफ दिख रहा है? ठीक, नहीं भी दिख रहा होगा तो अंदाजा लगाइएगा। यहां लिखा है यूरोप, ये वाला। और हमारा प्यारा भारत कहां है? यहां देखिए, यहां से यहां पहुंचना है। तो यूरोपीय लोग यहां से यहां पहुंचने के लिए एक आपका रास्ता दिख रहा है स्थल मार्ग वाला, ये वाला देखो, ऐसे ये चलेगा, ऐसे सेंट्रल एशिया होके समरकंद ये वाला होके डायरेक्ट जो है यहां तक पहुंच सकता है। और पहले पहुंचता था, कब पहुंचता था? तब प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में एंसेंट हिस्ट्री में एक रोड बना दिया गया था चाइना के द्वारा, इसका नाम था सिल्क रोड। और इस सिल्क रोड के द्वारा यहां के गुड्स इंडिया आता था और यहां से यूरोप में भेजा करता था। लेकिन यह कहानी था 5वीं सदी से पहले तक की बात, 5th सेंचुरी से पहले। 5th सेंचुरी के बाद एक ऐसी घटना घटी दुनिया में जिसके बाद पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल गया। बोले ये कौन सा घटना घटी भाई? देखो यहां पे क्या है, ये वाला दिख रहा है पूरा, इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया। लेकिन ये लोग है ना गोरका, गोरेलाल,
गोरे गोरे अंग्रेज लोग, इसको कहता है मिडिल ईस्ट। इस जगह में देखो यहां मक्का लिखा हुआ, मक्का, MOCCA, मक्का, मक्का। यहां पे पैदा हुए एक महान व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब पैदा हुए, तो पैदा होने से क्या हो गया, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, अभी ना तेल है, उसमें तेल के बारे में कौन जानता था? ये सब का हो रहा है बंदे। हेलो, हाँ सर बोलिए। हम तो बोले हैं 12 बजे, सुरेंद्र सर को बोले हैं। हाँ हाँ आप कीजिए, आप लोग कीजिए, ठीक ठीक। तो ये वाला जो है, ये डिजर्ट वाला एरिया है, खूब देखिएगा मरुस्थल यहाँ पे है। और ये लोग खजूर उर खाता है, खजूर यहाँ के फेमस है। पानी नहीं मिलता है जी, और इसलिए जो हिजाब वाला है ना, खाली लड़कियां नहीं पहनते हैं, वहां पे मर्द भी पहनते हैं। यहाँ देखते हैं ना वहां के राजा ऐसे पूरा पैर तक। अब घूमोगे, एक तो धूप तो है, गर्मी ना, पानी है नहीं, समुद्र वाला पानी से नहाओगे, खारा वाला पानी से बड़ा मुश्किल है। तो उस नहीं नहाना है तो उसके बढ़िया क्या होगा, कपड़ा नहीं एकदम पूरा। अब ठंडा दिन में देखो भर भर कपड़ा पहने रहते हो, तो नहाने में 8 दिन के बाद भी कई लोग नहाता है नहीं, गंदा नहीं होता है, धूल लगेगा नहीं। तो सब एकदम अभी तक भी वही बंद करके रखता है। जब कोई भी प्रैक्टिस जब हजारों साल हो जाती है तो धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, कल्चर। हमको ये समझ में नहीं लगता है कि यहाँ तो पानी का दिक्कत था, इंडिया में कुछ चीज की दिक्कत है जो कि इतना दूर तक पहन के रखते हो, इसलिए पहन के रखता है कि ये कल्चर बन चुका है, संस्कृति का पार्ट है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे मोहम्मद साहब पैदा हुए और इनकी विचारधारा बहुत तेजी के साथ फैली। लेकिन कुछ लोग मोहम्मद साहब के विरोधी भी थे, उनके विचारों को दबाना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने सेल्फ डिफेंस में कई लोगों को, अपने जीते जी भी कई स्टेट को उन्होंने हराया, कई लोगों को हराया जो कि मोहम्मद साहब और उसके अनुयायियों को मारना चाहते थे। अपने जान बचाने के लिए मक्का से मदीना चले गए और उसको हिजरी कहा गया, हजरत या हिजरत। 622 ईस्वी में मक्का से कहां पहुंचे, मदीना। और इस घटना को 0 वर्ष मान लिया गया अरबी या पर्शियन कैलेंडर में, और यहां से एक नया इतिहास स्टार्ट होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बने खलीफा, कैलिफ। अंग्रेजी मीडियम वाले कैलिफ कहेंगे, हिंदी वाले बोलेंगे खलीफा। और खलीफा कौन थे, तो उनके ही ससुर जी थे, 3 को ससुरे बने थे खलीफा, है ना। पहला थे अबू बकर। और ये खलीफा का काम क्या था कि इस्लामिक साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है। ये अरब से ये पहुंचना स्टार्ट हो गया, एकदम यूरोप तक पहुंच गया। और एक समय में ये जो ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, जिसको बेजेंटाइन कहा जाता था, वहां तक बेजेंटाइन एम्पायर पर भी किसका कब्जा हो गया, ऑटोमन का। ऑटोमन माने इस्लामिक लोगों का, इस्लाम को मानने वाले लोगों का, यानी कि खलीफा का। और ये समय कब का होगा, तो 1453 ईस्वी, 1453। और ये वाला जो यहां से करने के लिए आते थे ना यूरोपियन लोग भारत में ट्रेड, तो इसमें यहां पर किसका कब्जा हो गया, ऑटोमन का। इसका रास्ता क्या कर दिया, बंद। जैसे हॉर्मुज वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर दिया ईरान, उसी तरह कर दिया बंद। बेचारा अब इंडिया पहुंचे कैसे, सोने का चिड़िया हुआ करता था, मसाला मिलता था। मसाला क्यों खाता था, ठंडा। लोग बियर पीने से खाली नहीं चलेगा, बियर के साथ चखना भी चाहिए ना जी अरे लोग दारू पीता था, ठंडा खूब है। अभी यहां से मसाला खाता था,
एकदम मटन भी नहीं कहोगे, उसमें क्या क्या मटन कहो, सुअर जो भी खा सकता है खाता था वो लोग, है ना। चिकन उकन तो बाद की बात है, उसमें मसाला के साथ खाता तो अलग ही एनर्जी। तो गर्मी जो ठंडा में एकदम ध्रुवीय प्रदेश में देखो रहता है, तो एक तो एनर्जी, और फिर कहा जाता है कि मसाला वसाला खाने से तुम्हारा जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। कोविड में खूब मसाला एकदम काढ़ा बना बना के पिया लोग, कई लोगों को तो क्या हो गया, फिसर तिसर हो गया, समझते हैं कि नहीं, बवासीर वाला बीमारी, इतना गरम गरम खा लिया। तो ये चीज, तो यही सब चीज है, मसाला का ट्रेड होता था यहाँ। सूती वस्त्र, कपड़ा उपड़ा, हालांकि वो लोग कपड़ा के कमी की वजह से छोटा छोटा कपड़ा पहनता है यहाँ से कपड़ा जाता था, सिल्क जाता था, ये तीनों का व्यापार होता था। लेकिन रास्ता बंद कर दिया तो अब कैसे जाएगा। ट्रंप देखो तो इतना बड़का आदमी है, अब बुलाने लगा सबको, नाटो वाला आओ, चाइना वाला आओ, हमको बचाओ, ये वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बोले अब कैसे जाओगे, रास्ते बंद कर दिया। ये पूरा ये वाला भी क्षेत्र, रेड सी से भी नहीं आ सकते, पर्शियन से भी नहीं आ सकते, ऊपर वाला तो बंद ही कर दिया। अब कैसे इंडिया पहुंचोगे, यहाँ के लोग इतना घूम के, अब कोई कभी गया नहीं था, जाएगा कैसे इंडिया, समझ में आ रहा है ना कहानी। चल, तो ये दिक्कत हुआ कुस्तुनतुनिया वाला। तो एक कारण यही नहीं था, और भी कई कारण थे। तो कई कारण में देखो कौन कौन कारण थे, बताते हैं आपको। हेडिंग डालो तो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, आप तो डाल ही चुके हैं, नहीं, कारण यहां पे बताते हैं। रीजन लिखो, रीजन माने कारण, क्यों भारत में यूरोपीय कंपनी लोग आए। अरे भाई यहां क्या लिखा हुआ है, क्रूसेड। क्रूसेड का हिंदी होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। एक एक लिखते चलिएगा, समझते भी चलिए। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। किसके किसके बीच में धर्म युद्ध हुआ, जो पहले जो यूरोप वाला जो अभी पिक्चर दिखाए थे ना, वहां पे पूरा क्रिश्चियन लोग हुआ करता था। क्रिश्चियन मतलब जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग थे। 500 वर्ष में, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी, 500 साल में पूरा यूरोप में क्या फैल गया, क्रिश्चियनिटी। लेकिन 570 में कौन पैदा हो गए, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब के बाद कौन सा धर्म फैला, इस्लाम। उधर पहले है कौन, ऊपर में क्रिश्चियन, नीचे से कौन आ रहा है, तो धर्म युद्ध होगा। कितना साल, 1100 से लेकर के 1300 ईस्वी तक, यानी 200 वर्ष तक हुआ धर्म युद्ध। इसलिए यूरोप की आबादी बहुत कम है, खूब मरा है, तनिष्ण मरा है। वो लोग युद्ध करते ही रहता है, ये नया चीज नहीं है। देखो कैसा कैसा मिसाइल बनाता है, शुरुआते का इतिहास इसने है वो लोग का, लड़ने बढ़ने का। पहला कौन सा हो गया, क्रूसेड। वही है, सब वही, सब का इतिहास में सब चीज छिपा हुआ है। अब क्रूसेड चला, अल्टीमेटली कौन जीत गया क्रूसेड में, मुस्लिम लोग। रास्ते पूरा बंद कर दिया ऊपर वाला, है ना, क्रूसेड का। चलो ये दूसरा लिखना है, ब्लैक डेथ डिजीज। अरे इसका उतना नहीं लिखो, ब्लैक डेथ डिजीज, उसको कहा गया प्लेग, बड़ा खतरनाक बीमारी। प्लेग एकदम नया आया था यूरोप में, ताजा ताजी, उसका नाम दे दिया गया था ब्लैक डेथ डिजीज। और इस बीमारी को कहा गया डेथ ऑफ ह्यूमैनिटीज। डेथ ऑफ ह्यूमैनिटीज, मानवता की मृत्यु। इंसान तो मर ही रहे थे, इंसान का जो मानवता होता है ना, करुणा, दया, कृपा, प्रज्ञा, वो भी मर गया था। अब उदाहरण देते हैं कैसे। देखो
यूरोप में सबसे प्रभावशाली कौन सा था? चर्च। ईसाई धर्म का सबसे बड़का गुरु कौन होता है? पोप। और पोप के अधीन कई चर्च होते हैं और वहां पे पादरी होते हैं। और कहते हैं कि ईसाई लोग का मान्यता है कि जो भी होता है किसके मर्जी से होता है? पोप के मर्जी से नहीं, खुदा गॉड के मर्जी से होता है। ठीक है। प्लेग फैला, प्लेग में मर ही रहे थे लोग। और क्या होते थे कि ये छुआछूत वाला बीमारी था, जूनोटिक्स बीमारी। अपना छोटका छोटका बचवा को जिसको हो जाता था घर से बाहर निकाल देता, रोड पर। बूढ़ा मर गया, रोड पर निकाल दिया। किसी को बेटा, माँ रो रही है, बेटा को बाहर फेंक दिया है, बाहर में बेटा को, यानी कि इसलिए कहा गया उसको डेथ ऑफ ह्यूमैनिटीज। और अपने को मरता हुआ देख रहा है सड़क पे, उसके सामने कोई जा भी नहीं सकता है, घर से निकाल दिया, वहीं रास्ता पे तड़प तड़प के मर गया। उसको खाया कुत्ता, बिल्ली, कोई सट नहीं सकता था। उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, लाखों लोग मर रहे थे। जो जिस पादरी और राजा के ऊपर ये लोग का विश्वास था, राजा किंग शिप और पादरी, उससे लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए कि तुम लोग कहते हो कि भगवान ही सब कुछ है, गॉड ही सब कुछ है, तो भगवान ऐसे कैसे मरता हुआ देख सकता है लोगों को? ऐसे कैसे देख सकता है? जो बड़े लोग थे, राजा लोग थे, वो लोग कैसा बनाते थे? एक कपड़ा उसका होता था, दिखाते हैं वो कपड़ा, पूरा बॉडी ढका हुआ, ये तनीसन आंख वाला है, ये सूंड बनवाता था अपने नाक के सामने, दूगो तनी तनी को छेद, और ऐसे करके ऐसे कपड़ा पहनता था, ये नाक। बड़े लोग के पास संसाधन था तो नाक वाला ये वाला मास्क पहनता था, एकदम पूरा शरीर से ऊपर लेकर के नीचे तक, यहां से तनीसन सांस लेने के लिए छिद्र लगा हुआ था। और गरीब लोग ऐसे मर रहा है। वहां से सवाल उठना स्टार्ट होता है कि भगवान कैसा है? ऐसे कैसे कर सकता है कि सब मर जाएं? मर रहा है रास्ते पे। और वहां से सवाल पूछना स्टार्ट होता है। और जो धर्म और राजा के जंजाल में जो लोग फंसे हुए थे, अब धीरे धीरे सवाल पूछना स्टार्ट करता है। और चर्च सिस्टम से, धर्म से विश्वास धीरे धीरे उठना स्टार्ट होता है। और फिर लॉजिक, रेशनल थिंकिंग वहाँ पैदा होगा। और वहीं से साइंस डेवलपमेंट होगा कि भगवान कुछ नहीं है। यदि भगवान होता तो हम लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। बोलता था कि काहे हो रहा है? पादरी बोलता था कि तुम्हारे कर्मों का फल है ये। बोलते कि बुतरू अभी 2 साल पहले पैदा हुआ, ये कौन सा खराब कर्म कर दिया है? ये मर रहा है। पादरी भी हाथ उठा लिया, राजा भी हाथ उठा लिया। राजा तो अपने लिए ये वाला मास्क बना लिया इस तरह से। और धीरे धीरे लोगों में चेतना फैली और उसी का परिणाम होगा रेनेसां, पुनर्जागरण। और अपने इतिहास को जानने का प्रयास किया तो पता चला कि हमारे यहाँ तो यार इतने अच्छे अच्छे लोग होते थे। यहाँ तो अलेक्जेंडर पैदा हुए, रोमियो जूलियस सीजर पैदा हुए, कंस्टेंटाइन हुए, इतने बड़े बड़े रोमन एम्पायर हुआ करता था। ट्रेड हुआ करता था कहाँ से? इंडिया से। अभी बताए ना, सिल्क रूट से। हम लोग कौन सा चक्कर में ये धर्म युद्ध क्रूसेड में पड़े हुए हैं और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। वो बीमारी हो गया, ब्लैक डेथ डिजीज। धीरे धीरे लोगों में चेतना आना स्टार्ट हुआ और उसी का परिणाम क्या होगा? रेनेसां, पुनर्जागरण। ये वाला लिख लिए हैं, रेनेसां। और फिर क्या सुधार होगा? रिलीजियस रिफॉर्म्स। कहां सुधार होगा? यूरोप में। कौन आएंगे? मार्टिन लूथर। कहां पैदा होंगे? जर्मनी में। इतना लिख लिए। और फिर ये कंस्टेंटिनोपल जो राजधानी हुआ करता था किसका? ईस्टर्न वेजेंटाइन एम्पायर का, उसका क्या हो गया? पतन हो गया। यानी उस पर किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन्स का। वो पहले बताए थे, यहां लिखिएगा।
कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ आप नहीं लिख रहे हैं? लिख लिए हैं, चलो बढ़िया। यहां देखो क्या लिखा है, मार्क पोलोज चाइनीज ट्रेवलग्यू, ये देखो मार्को पोलो है। 13वीं सेंचुरी में ये चाइना जाते हैं, और चाइना आने के बाद यहां से फिर पता चलता है 14वीं सेंचुरी में कि यार चाइना तो बड़ा रिच कंट्री है, और देखो कैसे ये आएंगे, यहीं से नहीं रुका, और दिखाते हैं आपको। मार्क पोलो, यही है मार्क पोलो, देखो यहां पे इधर से आए और सड़क मार्ग से चाइना घूमे, चाइना से फिर देखो सी रूट से ऐसे करके फिर इंडिया आए, और इंडिया में उस समय पांड्य वंश का शासन चलता था। किसका? चोल चेर पांड्य नहीं है दक्षिण भारत में, और यहां, और फिर इधर से होते हुए अफ्रीका होते हुए यूरोप गए। और ये यात्रा जो इन्होंने किया था, ये सारा ये विवरण किसमें लिखा था? अपनी किताबों में, यात्रा विवरण, मार्क पोलो का यात्रा विवरण। जब वहां के यूरोप के लोगों ने पढ़ा, बोले कि यार हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगा फिर से, यदि जिस तरह से सिल्क रूट से पुराने जमाने में हम लोग ट्रेड किया करते थे, किससे? इंडिया से, चाइना से, फिर से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। अब देखो जिज्ञासा बन रहा है कि कैसे रास्ता खोजा जाएगा। तो ये कारण हो गया मार्क पोलो का जो यात्रा विवरण है। अब जो देखो यूरोप में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यदि किसी ने डेवलप्ड किया तो इटली ने किया था। उसका ट्रेड एंड कॉमर्स काफी आगे था, उसका शहर वेनिस, फ्लोरेंस नगर, वहां के व्यापारी काफी आगे थे, क्योंकि ये मार्क पोलो जो थे वो इटली के ही थे। मार्क पोलो इटली के ही थे, तो ये व्यापार में काफी आगे थे। लेकिन एक सामाजिक और मानव एक व्यवहार होता है कि कोई यदि आगे तरक्की कर रहा होता है ना, जो तरक्की नहीं कर रहा होता उसका टांग खींचने का प्रयास करता है। तो ये जब आगे बढ़ते थे, या इटली का जब व्यापार हो रहा था, तो जो आसपास के इसके पड़ोसी देश होते थे, जैसे फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये आपका पुर्तगाल हो गया, ये लोग जेलस फील करता था। इसको लगता था कि यार हम भी इसका कभी ट्रेडिंग क्या हो, जो इतना जो मोनोपोली ये बना लिया है, इसका मोनोपोली हेजेमनी को खत्म करेंगे, हम लोग भी ट्रेड करेंगे। कहां से? इंडिया से, चाइना से। क्या कि यही गया था, उसके मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे। और जब साम्राज्य आया था, तो हम ओटोमन साम्राज्य बनेगा तो अरब का व्यापार रास्ता उसका बंद कर दिया, तो भारत और चाइना के साथ कौन व्यापार कर रहा था? अरबी लोग। अब अरबी व्यापार को और इटली के व्यापार मोनोपोली को क्या करना चाहते थे? तोड़ना चाहते थे। किनके द्वारा? अदर यूरोपियन कंपनी के द्वारा। नहीं, लिखना है अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा इटली और अरब के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना। ब्रेकिंग इटलीज एंड अरब ट्रेड मोनोपोली बाय अदर यूरोपियन कंट्रीज। अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा इटली और अरब के व्यापारियों के एकाधिकार को क्या करना चाहते थे? तोड़ना चाहते थे। तोड़ना। दो और बच गया, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये सब मोनोपोली कैसे तोड़ पाएंगे? नया रास्ता कैसे खुलेगा जबकि बढ़िया आपके पास पानी वाला जहाज नहीं रहेगा? और यूरोपीय लोग पानी का जहाज बनाना जानते थे, क्योंकि ज्यादातर समुद्र के किनारे ही देश है, तो बढ़िया बेटर शिप बिल्डिंग करते थे, बढ़िया बढ़िया जहाज बनाते थे। इससे क्या हो गया कि रास्ता खोजने में, समुद्री मार्ग खोजने में आसान होगा। अब देखो राइज ऑफ मर्केंटाइलिज्म, या तो मर्केंटाइल या वाणिज्यवाद इसको कहते हैं, यानी कि वाणिज्यवाद का उदय। हिंदी में लिखना है वाणिज्यवाद का उदय। इसका हम बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। चलो
देखो, यूरोप में जो राजशाही जो सिस्टम था, ऊपर में क्या होता था, किंग, और किंग को रिवेन्यू वसूल करके देने वाले में से कुछ जमींदार होते थे जिसको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था, जिसमें नाम था लॉर्ड्स, बैरन, अर्ल, बिशप, एबोट्स, नाइट। ये सब क्या होते थे, राजा के अंदर छोटे छोटे राजा होते थे, और इसका काम क्या होता था, रेवेन्यू को जनरेट करना और किसको देना, राजा को देना। अब ये लोग इतने पावरफुल हो गए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते करते कि इसने भी अपने अंदर एक जमींदार पैदा कर लिया, यानी लेयर बन गया, हायरार्की। राजा के नीचे कौन कौन होंगे, लॉर्ड्स, बैरन, अर्ल, बिशप, एबोट्स, नाइट। और इन लोगों ने अपने अंदर लैंड जो है लैंड होल्डर्स को पैदा कर लिया कि तुम जो है, मैंने कई बार होता है ठेकेदार अपने अंदर क्या रखता है, ठेकेदार, और ये नाइट्स पैदा कर लिया अपने अंदर। और इन लोग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल कर सके, किससे, तो पीजेंट से, किसानों से। अब किसानों से इतना कर वसूलना स्टार्ट कर दिए, ये तो राजा कर ले ही रहे थे। और इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे पूरा दिया गया है इसका हायरार्की। राजा तो कर वसूल ही रहे हैं, लेकिन राजा के साथ साथ चर्च भी जो है टैक्स लगा रहा है, किसके ऊपर, किसानों के ऊपर, और उसका नाम दिया गया टाइथ। टाइथ यानी धार्मिक कर। किसानों की स्थिति खराब हो चुकी है। जब किसान की स्थिति खराब हो गई, किसान जब पूछते थे कि हमारी स्थिति ऐसा क्यों, क्योंकि खेती करके जब चर्च में जाते थे बोलते थे कि भगवान हमारी स्थिति ऐसा क्यों, सबका स्थिति तो बढ़िया बढ़िया बनाए हो, पादरी अच्छा जीवन जी रहा है, कुलीन वर्ग अच्छा जीवन जी रहा है, लैंडलॉर्ड्स अच्छा जीवन, सबसे दुख हमारे साथ ही क्यों, भेदभाव हमारे साथ क्यों करते हो। सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, किससे, चर्च से, व्यवस्था से। और चर्च और व्यवस्था से सवाल जब पूछना स्टार्ट किया तो अपनी स्थिति के लिए इनमें चेतना आई, और चेतना आई, इन्होंने खेती तो किया और धीरे धीरे इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसके, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। और फिर लास्ट में इन लोगों के द्वारा इतना कैपिटल पैदा कर लिए थे कि उस कैपिटल का उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कहां पे, व्यापार में। पूंजी का प्रवाह करना स्टार्ट कर दिए, पूंजी का पलायन करना स्टार्ट कर दिए, जिसको कहा गया ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड ही कॉमर्स को ही कहा गया मर्केंटाइल। समझ में आया? चलिए, तो ये सब जो है पूरा रीजन है यूरोपीय कंपनी को भारत आने। मोटा मोटी बढ़िया शिप था। इसके बाद मर्केंटाइल का चरण स्टार्ट हो गया था, ये सारे भी कारण रहे। और ये वाला तो मैंने बताया ही है, देखो रोमन एम्पायर है, इतना बड़ा रोमन एम्पायर हुआ करता था, प्राचीन ट्रेड हुआ करता था यहाँ से। अब इसी का परिणाम होगा कि भारत में पहला चरण कौन रखेगा, भारत का खोज कौन करेंगे, वास्को डी गामा। देखो हेडिंग डालिए, डिस्कवरी द सी रूट। मतलब समुद्री मार्ग का खोज, समुद्री मार्ग का खोज। समुद्री मार्ग का क्यों खोज हुआ ये पता चल गया ना कि क्या क्या कारण था। क्योंकि यूरोप में एक तो सोचने का तरीका बदल रहा था, उसके लिए कौन कौन सा परिस्थितियां उत्तरदायी था कि इतना स्थिति खराब हो गया था लोगों में कि पुरानी व्यवस्था को छोड़कर के एक नई व्यवस्था की ओर जा रहा था, रेनेसा आ रहा था, सोचने का तरीका बदल गया था। ऊपर से जो कुछ वहां के पूंजीपति वर्ग थे वो चाहते थे कि इटली और अरबों का जो ट्रेड है
उसको चुनौती देकर के हम लोग भी एक नए सी रूट को खोजें। अब देखो इसमें से पहला जो आपका लिखा हुआ है पॉइंट, वो पॉइंट लिखा हुआ है कि पोप निकोलस 5, देखो पोप का नाम आता है ना, पोप निकोलस 5 ग्रांटेड किंग अल्फांसो 5 and Prince Henry the Navigator the right to conquer navigation and trade along the West African coast। अब देखो जो पोप कहां पे बैठते हैं, वेटिकन सिटी में। पोप कहां, रोम के पास ही एक छोटा सा देश बना दिया है जहां की खाली पोप और उसके लोग ही रहते हैं। तो उस समय निकोलस 5 जो थे पोप थे, पूरा यूरोप में से एक लॉटरी उन्होंने निकाला कि ईसाई धर्म का प्रचार कौन करेगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया किसने, ऑटोमन लोगों ने। तो एक तो ईसाई धर्म का प्रचार भी बाधित हो रहा है, और एक तरफ कौन सा धर्म फैल गया है, इस्लाम। तो ईसाई धर्म का पादरी या पोप का काम क्या है, ईसाई धर्म को फैलाना। तो पोप ने कहा कि जो एक लॉटरी निकालते हैं और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि रास्ता तो बंद कर दिया है, नए रास्ता खोजो और ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार करो। और उनमें से एक लॉटरी निकल गया पुर्तगाल के जो राजा थे अल्फांसो 5 या तो उसके बेटे प्रिंस हेनरी। उसको कहा गया कि खुदा ने, गॉड ने तुम्हें चुना है तुम समुद्री रास्ता ढूंढने के लिए, और क्या फैलाने के लिए, ईसाई धर्म, और साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स। और बेचारा इसको ये लगा कि इतना इतना यूरोप में देश है, जर्मनी है, हॉलैंड है, फ्रांस, ये स्पेन है, ब्रिटेन है, सब में से एक लॉटरी मेरे नाम से ही निकला। और किसने दिया आदेश, पोप ने दिया। और एक सिंबल दिए बैल का, बैल बुल का सिंबल, कि तुम्हें देते हैं, ये जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पे है कि तुम नया सी रूट को क्या करो, ढूंढो। और स्पेन के पुर्तगाल के बगल में ही है स्पेन। हेनरी द नेविगेटर को ये जिम्मेवारी मिली, उन्होंने पूरा लाइफ लगा दिया खोजने के लिए समुद्री रास्ता। कहां तक, अफ्रीकन कोस्ट तक। क्यों अफ्रीकन कोस्ट तक, क्योंकि अभी बताते हैं आपको। यहां से ये देखो लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। यहां से निकलते थे ऐसे, कभी भुतला आ जाते थे रास्ता में, समुद्र में आने के बाद पता चलेगा कि कहां जाना है। कई बार इतना जोर से समुद्री स्ट्रॉम आता था कि एकदम पूरा जहाज तबाह हो जाता था। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, कम से कम जो है अफ्रीका के जो कोस्टल एरिया है उससे सटे 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 ये पता पहले करो कि कहां तक ये वाला जो है ये जाता है। और इसके बाद इन लोगों को लगता था कि यहां तक आने के बाद दुनिया खत्म हो जाता है, समुद्र 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 समुद्र। और बहुत प्रयास किया यहां तक पहुंचने के लिए। बार्थोलोमेओ डियास उनमें से एक समुद्री यात्री थे। वो अपने जहाज के साथ, कई जहाज उसके साथ जाते थे, उसके साथ समुद्री रास्ते खोज में लग गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये बेनिन के पास पहुंचते पहुंचते इतना जबरदस्त स्ट्रॉम आया कि कई नाविक डूब गए। बार्थोलोमेओ डियास किसी तरह से जान बचा करके फिर से वापस गए, नहीं खोज पाए। 1486 ईस्वी में, 1486 में उन्होंने ये इस कोस्ट से, देखो यहां पे लाइन जाते जाते, यहां तक जाते 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 इस जगह पे उन्होंने एक मार्क कर दिया। कहा जाता है यहां भी ये समुद्री तूफान में फंस गए, नहीं तो ये तो और दूर चल सकते थे। यहां पे एकदम कोना में इसको नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, उत्तरी आशा अंतरिप।
मतलब यहां तक पहुंचने के बाद कुछ उसको लगा कि कुछ तो उम्मीद, होप माने क्या होता है, उम्मीद तो जगी रास्ता खोजने के लिए। सबसे पहला प्रयास किसने किया, बार्थोलोमेओ डियाज ने। और कहां किसको खोजा, और यहां ये समुद्री तूफान में फंस गया था। तूफान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉम भी कहते हैं, इसलिए इसको कैप ऑफ स्ट्रॉम भी कहा जाता है। कैप ऑफ स्ट्रॉम या तो कैप ऑफ गुड होप किसने खोजा था सबसे पहले, बार्थोलोमेओ डियाज। और फिर यहां से वो वापस चले गए। पहला तो यही था कि उसने ये पता कर लिया कि यहां के बाद जो है ये तट जो है कोस्टल एरिया समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहां से पता ही नहीं चल रहा था कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तूफान भी आ गया था, इसलिए इसको कैप ऑफ स्टॉर्म भी कहा गया। तो इसको देखिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, देखिए हिंदी में लिखिएगा। पोप निकोलस V ने किंग अल्फांसो V और प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को वेस्ट अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका के तट तक व्यापारिक नाविक रास्ते खोजने का अधिकार दिया। व्यापारिक और नाविक रास्ते खोजने का अधिकार दिया। चलिए, समय ब्रैकेट करके डाल दीजिएगा 1455। इसके बाद कौन लगे काम में अपना, देखिएगा। पोर्चुगीज प्रिंस हेनरी स्पेंड एंटायर लाइफ इन फाइंडिंग सी रूट्स टू इंडिया। पुर्तगाली प्रिंस हेनरी भारत जाने वाले समुद्री रास्ते के खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। पुर्तगाली प्रिंस हेनरी भारत जाने वाले समुद्री रास्ते के खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए उनको क्या कहा गया, Therefore he became known as Henry the Navigator। चलिए, इन्होंने प्रयास किया और इसी के नेतृत्व में, हेनरी के नेतृत्व में ही कौन आगे बढ़ा, बार्थोलोमेओ डियाज। कौन सा रास्ता को खोजा, कैप ऑफ गुड होप या तो कैप ऑफ स्टॉर्म। क्या कि स्टॉर्म में इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो समुद्री तूफान में वहां पे फंस गया था, इसी वजह से उसका नाम दिया गया।
देखो फोटो देख लो, यही है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, और ये है साहब बार्थोलोमेओ डियाज। हो गया? मोटा मोटी क्या समझे हम लोग अभी तक के जितना भी लेक्चर हुआ? कौन बताइएगा? मतलब जितना भी अभी हमने लेक्चर दिया और जो दिखाया उसका सारांश क्या है? 5 लाइन में कोई बताइए। पहला हमने क्या पढ़ा था? इतिहास। इतिहास पता चल गया कि इतिहास क्या है। फिर हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री सोचने का प्रयास किया कि मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्न क्या है ना? तो एक सोशल चेंज है किस प्रकार का, मॉडर्न थिंकिंग, या तो उसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड लॉजिक। सब चीज जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक के आधार पर जब सोचते हैं तो वही क्या हो जाता है? आधुनिकता। चलिए, उसका कुछ फीचर हमने बताया था। इसके बाद फिर हमने कुछ चैप्टर का नाम बताया था कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। लेकिन पहला चैप्टर क्या बताया था? एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। उस यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। कारण में क्या क्या बताया था कि क्रूसेड हुआ, ब्लैक डिजीज हुआ, वहां पे रेनेशा आया इसी के वजह से, और फिर ये सब आने के बाद कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट जगा। और इतना ही नहीं, उसमें देखो बढ़िया शिपिंग तैयार कर लिया था उन लोगों ने। जो इटली और अरब ट्रेडर्स का प्रभाव था ईस्ट में व्यापार करने के लिए, उसको चुनौती देना चाहते थे। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा काम कौन कर दिया? लॉटरी किसकी निकल गई खोजने के लिए? अरे पोप निकोलस 5 का। और उन्होंने किसको चुना इस कार्य के लिए? पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी को। और उन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास में पहला प्रयास में सफलता किसको मिली? बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज ने किसको खोजा? हाँ, बड़ा मुश्किल से खोजा, और उसका नाम एक और क्या कहा गया? केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसका। देख रहे हैं इसका फोटो? कौन है ये? कहा जाता है कि गोतिया बड़ा खराब होता है, वो प्रतिस्पर्धा भी करता है, टांग भी खींचता है। ये जब हेनरी अपने कार्य को कर रहे थे, बगल में ही कौन है? स्पेन है। देखो यार, लिस्बन है इस जगह, यहां देखो इसी जगह कोना पे है स्पेन। बोला कि हेनरी कर रहा है तो हम भी निकले आगे। वो इंडिया जाना चाहता है, हम भी इंडिया पहुंच जाए पहले। बेचारा निकले कहां से? स्पेन से। देखो ये स्पेन, ये देखो ये चीन है ना, स्पेन से। अब बार्थोलोमेओ डियाज तो बुद्धि लगाया था किसके, किधर से जाने के लिए? हाँ, उसको लगा वहां दुनिया खत्म हो गया। बोला कि अच्छा, वो तो वहां, हम अब जो है इंडिया खोज लेते हैं। बेचारा ही फंस गया अटलांटिक में। इसका शिप ही मुड़ गया किधर? इधर। देख रहे हैं? इधर इधर। यहां तक तो तट में सही आया, और इस जगह से भुतला गया रास्ता। और ये ऐसे 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 यहाँ यहाँ कहाँ पहुंच गया? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक वाला जो है, ये इसमें जमैका, क्यूबा, बहामास, केप बर्डे, ये वाला अमेरिका वाला नहीं, तटवर्ती क्षेत्र है। गलती से पहुंच गया। और बोला कि अरे तुम बोलते थे कि ये तो
यही इंडिया है। अब ये अनजाने में ही बोला कि हमने इंडिया को खोज लिया। समय क्या होगा, जैसे ही ये खबर फैला कि कोलंबस ने किसको खोज लिया, एकदम यूरोप में तो एकदम खुशी की लहर की। अरे जो रास्ता बंद किया गया था ओटोमन के द्वारा, जहां से, अब वो रास्ता किसने खोज लिया, कोलंबस। उधर से पुर्तगाली भी दौड़ के आ रहे हैं, उधर से और हॉलैंड वाले दौड़ के आ रहे हैं, सब दौड़ के आ रहे हैं इंडिया। बोला कि यार, अब ऐसा हुआ कि बाद में ये पता चला ना, ये यानी बहुत दिन तक गलफत में ये बने रहे कि इंडिया यही है। सब ट्रेडर्स पहुंचना स्टार्ट हुआ, ब्राजील भी जा रहा है, अमेरिका वाला ऊपर में भी जा रहा है, मेक्सिको जा रहा है, और आबादी तो मिल ही नहीं रहा, एकदम खाली संसाधन ही संसाधन है। ये डाउट हुआ, एक इटली के और नाविक थे, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी पहुंचते हैं इसका वेरीफाई करने के लिए। जो कोलंबस ने दावा किया कि हमने किसको खोज लिया है, इंडिया को। सारे लोग अपना कि जल्दी जल्दी चलो अपना व्यापारिक क्षेत्र कब्जा करो, सब पहुंच रहा है यहाँ। अमेरिगो वेस्पूसी आए। अमेरिगो वेस्पूसी जब पहुंचते हैं यूएस, अमेरिका, ब्राजील वगैरह, देखते अरे यार यहाँ तो ऐसा लोग हैं, देख रहे हो, नंगा बदन लाल आदमी। बोला रे बाबा, ये तो नया ही दुनिया है, यहाँ लोग तो अभी तक भी कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। देखो ये अमेरिगो वेस्पूसी है। इसका नाम दे दिया क्या, ब्राजील अमेरिका वाला क्षेत्र को, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। अमेरिका को नया दुनिया किसने कहा, अमेरिगो वेस्पूसी। किसके बातों को वेरीफाई किया था इसने, कोलंबस। कोलंबस की हो गई भारी इंसल्ट, बेइज्जती। यार तुमने क्या खोजा, मतलब इंडिया थोड़ो ना है ये तो तुमने दूसरा ही खोज दिया। और फिर इसका नाम, क्योंकि नाम पता ही नहीं था, नया दुनिया, ये एकदम ये सब इस तरह से लोग रहते थे। लाल लाल देखो, रेड लोग, रेड इंडियन लोग है। इन्होंने कहा कि नया दुनिया है, तो लोगों ने कहा कि इस नया दुनिया का नाम क्या दिया जाए। नया दुनिया तो किसने कहा, अमेरिगो वेस्पूसी। बोला कि तुमने ही इसका वेरीफाई किया है ना, इसका नाम तुम्हारे ही नाम पे रहेगा। अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही इस पूरा क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ गया, अमेरिका। अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये कहानी सिर्फ आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अमेरिगो वेस्पूसी और कोलंबस तक। ठीक है, इसके बाद फिर देखो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल की कहानी आएगा, वास्को डी गामा का आएगा, वहां से फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज लेक्चर यहीं रहने देते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे इतना सारा चीज। ठीक है, इसमें क्या क्या नया चीज सीखे, एक चीज और बता देते हैं। टॉलमी का नाम सुने हैं, टॉलमी प्राचीन काल में, एंसेंट पीरियड में बहुत बड़े ज्योग्राफिस्ट थे, भूगोल शास्त्री। उन्होंने अपने किताब ज्योग्राफी में उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया में 3 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट माने महादेश। एक महादेश का उन्होंने नाम बताया क्या, यूरोप। दूसरा का नाम बताया एशिया, और तीसरा का नाम बताया अफ्रीका। 3 कॉन्टिनेंट के बारे में खोजा। ये टॉलमी के किताब ज्योग्राफी में मिलेगा, भूगोल में। लेकिन चौथा कॉन्टिनेंट किसने खोजा, तो चौथा कॉन्टिनेंट खोजा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वो भी गलती से खोजा गया। गलती से कैसे खोजाया हम बताते हैं इसका, यही है कैब्राल। वास्को डी गामा वाला कहानी अभी छिपा के रखे हैं, वो भी बताएंगे।
ठीक है, वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे पुर्तगीज कंपनी वाला पूरा तब। देखो वास्को डी गामा इसी रास्ते जैसे जैसे आए थे बार्थोलोमियो डियाज, वैसे वैसे ही कहां तक पहुंचे वो, मतलब जोखिम लेने का जरूरत नहीं है। 3 गो जहाज से वो चले, कैप ऑफ गुड आए, बोले कि नहीं ये वाला छोड़ना नहीं है कि इधर भुतला जाएंगे। कोलंबस भुतला गया था, बोले कि नहीं इसको छोड़ना नहीं है, एकदम तट कोस्ट पकड़ के ही जाना है। कोस्ट तक पहुंचे, यहाँ पे सोफाला पहुंचे, सोफाला से यहाँ ये लाल वाला दिख रहा है, ये लाल सॉरी ये वाला ब्लू वाला, और यहां से मोजाम्बिक पहुंचे। मोजाम्बिक में ये तो कैब्राल वाला है, रुको हम इसका दिखाते हैं, वास्को डी गामा वाला। ये वास्को डी गामा का एकदम कोस्ट एरिया से पहुंचते होते यहां से एकदम देखो रास्ते रास्ते जाते जाते एक जगह है जांजीबार अफ्रीका में, और जांजीबार और एक जगह है मोम्बासा। यहां इसकी रात हो गई, यहां रात में कई दिनों में ये सफर तय किया था इसने। एक दिन रात हो गया यहां, बोले जाना किधर है भाई, बोले जहां तक ये कोस्टल एरिया खत्म नहीं हो जाता है इसका छोड़ेंगे नहीं, कहीं तो भारत का लोकेशन पता चलेगा। यहीं पे उसका भाग्य या किस्मत कहिए, किसी मोम्बासा शहर में गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उससे उसकी मुलाकात हुई। तो आपस में चल, ये भी व्यापारी वो भी व्यापारी, बोला कहाँ का, पता नहीं पूछा जाता है तुम कहाँ का तुम कहाँ का। तो अब्दुल मजीद बोलता है यार हम तो भारत से हैं, इंडिया से। बोले ओ माय गॉड ये इंडिया से है, यहीं तो जाना चाहते हैं, लेकिन तू हमको लेके जाओगे। बोले यार यार इतना मेहनत कर रहे थे, तू किस्मत देखो अब्दुल मजीद जी वहीं मोम्बासा में हैं, और मोम्बासा यहाँ से देखो गुजरात से ट्रेड करना आसान है, यहाँ आते थे, अरबी व्यापारी थे वो, अरब ट्रेडर्स। यहाँ से बोला कि इसका किस्मत ही खुल गया, बोला कि चलो हम लेके जाते हैं। इसका पीछा पकड़ लिया किसने, वास्को डी गामा ने, और बोला कि देखो एकदम यहाँ तुम कोस्टल एरिया छोड़ना नहीं, देख रहे हो लाल वाला, एकदम ऐसे ऐसे जाना है और यहाँ से तुरंत पहुंच जाना है कहाँ, कालीकट। समझ में आ रहा है, ऐसे पूरा लिखना पड़ता, लिखाएंगे भी, लेकिन पहले दिमाग में ये चित्र बना लो, ठीक है। ये कोस्टल कहाँ पे मिला था ये अब्दुल मजीद, मोम्बासा में, और मोम्बासा से कहाँ पहुंचे, कालीकट, और कालीकट में वहां पे शासक कौन है 1498 में, जमोरीन। स्वागत क्या करेंगे, स्वागत का मतलब कि मारा नहीं, स्वागत का मतलब ये नहीं कि फूल माला से स्वागत किया, क्योंकि अरबी ट्रेडर्स का प्रभाव वहां था। अरबी लोग नहीं घुसने देते थे किसी को, इसको बोला कि चलो मेहमान हो, और किसके द्वारा आए हो, तो अब्दुल मजीद के द्वारा स्वागत करते हैं। जाते हुए जो भी मसाला वसाला यहां से लेके गया, कितना कीमत मिला इसको, 60 गुना। अब जैसे ही पता चला कि यार ये तो यूरोप वाला पहुंच गया इंडिया, अरबी व्यापारी का कान खड़ा हो गया, लगे छेक के मारेंगे इसको, जाने ही नहीं देंगे किसको, वास्को डी गामा को। किसी तरह से वास्को डी गामा पहुंचे, और अब बोला कि यार बड़ा मुश्किल है भारत से ट्रेड करना। बोला कि कैसे ट्रेड करना मुश्किल है, लेकिन अबरीदा ढेर जहाज के साथ जाएंगे, तब ना यदि अरबी वाला व्यापारी आएगा तो उसको वहीं लतियाएंगे। केब्राल अबरी आया, केब्राल आया ब्लू वाला लाइन से, ऐसे ही पहुंचा। कहता केब्राल और अरबियों के बीच में झड़प हुई, खूब मारामारी हुआ, एवं कितना जहाज अरबी को डुबाया। जब यहाँ पे अरबियों को पराजित करके केब्राल पहुंच रहे थे, यहाँ तक पहुंचे, अब रास्तवा भुतला गया है। देखो कितना मुश्किल से इंडिया को खोजा है लोग, देखिए आए सही रास्ता से, जाते हुए रास्ते में भुतला गया, और किधर मुड़ गया, ब्राजील, ब्राजील चल गए। और कहा जाता है कि ब्राजील को पहली बार किसने ढूंढा, केब्राल ने। गलती से
भुतला क्या मतलब, को बोला कि एकदम स्ट्रॉम आ गई बाढ़, नाव जनत न हो गया, चल गया इधर, और गलती से खोजा गया क्या, तो एक महादेश, दो महादेश, तीन महादेश और चौथा महादेश, 4 कॉन्टिनेंट को ये आपका क्या बोलते हैं, टॉलमी के बाद एक और लास्ट जो है कॉन्टिनेंट को किसने ढूंढा था, कैब्राल। अब जो बोलते हैं 7 महादेश, उसको किसने ढूंढा, मैगलन। 7 महादेश को किसने ढूंढा, 4 महादेश को किसने ढूंढा, 3 महादेश को किसने बताया था, समझ में आ गया। ये सब किताब में पढ़िएगा तो नहीं मिलेगा एक जगह पे, सब हमारे लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। आज के क्लास को यहीं रहने देते हैं, ये सब मोटा मोटी जानकारी हुआ, अब इसी के बारे में डिटेल से हम लोग आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। ठीक है,